नमस्कार। कभी सोचा है कि राजस्थान, जिसे हम सब रेगिस्तान का प्रदेश समझते हैं, वहां की नदियां सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाती हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी रोमांचक सफर को बारीकी से समझेंगे। देखिए, ये टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। ये सवाल ना अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। भाई, राजस्थान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, रेगिस्तान की तस्वीर। लेकिन असलियत ये है कि राजस्थान में 3 तरह के अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम है, और उनमें से बंगाल की खाड़ी का तंत्र सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है। ये नदियां एक बहुत लंबा सफर तय करती हैं, और आज हम इसी पूरे सफर को समझने वाले हैं। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा होने वाला है। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी तंत्र की बेसिक बनावट को समझेंगे। फिर इस तंत्र की जो मुख्य नदी है चंबल, उसकी कहानी जानेंगे। इसके बाद वन की आशा कही जाने वाली बनास और दूसरी सहायक नदियों को भी कवर करेंगे। और हाँ, आखिर में वो सारे जरूरी फैक्ट्स एक साथ देखेंगे जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का आखिर मतलब क्या है? चलिए, इसे ऐसे समझते हैं। कल्पना कीजिए कि अरावली पर्वतमाला एक दीवार की तरह खड़ी है। इस दीवार के पूर्वी ढलानों से जो नदियां निकलती हैं ना, वो अपना रास्ता बनाती हुई यमुना में मिल जाती हैं। फिर यमुना उन्हें गंगा तक ले जाती है, और अंत में ये सारा का सारा पानी बंगाल की खाड़ी में जा गिरता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे फैला हुआ नदी नेटवर्क है। अच्छा, तो इस विशाल तंत्र की रीढ़ की हड्डी कौन है? वो है चंबल नदी। इसका एक पुराना नाम चर्मण्यवती भी है, लेकिन इसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से ज्यादा जाना जाता है। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह साल भर बहती है और राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से की प्यास बुझाती है, खेतों को सींचती है और कह सकते हैं कि जीवन देती। चलिए, अब जरा चंबल के पूरे सफर को ट्रैक करते हैं। इसका जन्म होता है मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ियों में, और यह राजस्थान में एंट्री लेती है चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से। यहाँ पर सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये कि चंबल राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है। मतलब ये साल के 365 दिन बहती है, जो इसे राज्य के लिए बेहद कीमती बना देती है। इसकी मेन सहायक नदियां हैं बनास, काली सिंध और पार्वती, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये देखिए, ये एक कमाल का फैक्ट है। चंबल दुनिया की इकलौती, जी हाँ, इकलौती ऐसी नदी है जिसके सिर्फ 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बड़े बड़े बांध बने हुए हैं। है ना कमाल की बात? ये फैक्ट न सिर्फ हैरान करता है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये एक फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। अब बात करते हैं चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी की, बनास, जिसे वन की आशा भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी तरह से, मतलब शुरू से आखिर तक, सिर्फ राजस्थान में ही बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका जन्म भी राजस्थान में होता है और इसका संगम भी यहीं होता है। तो बनास नदी का सफर शुरू होता है राजसमंद की खमनोर पहाड़ियों से। ये लगभग 512 किलोमीटर तक बहती है, वो भी पूरी तरह से राजस्थान की धरती पर, और फिर सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में अपनी मुख्य नदी चंबल से जा मिलती है। इसी नदी पर बना टोंक का बीसलपुर बांध सिर्फ एक बांध नहीं है, बल्कि जयपुर और अजमेर जैसे बड़े शहरों की प्यास बुझाने वाली एक लाइफलाइन है। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, त्रिवेणी संगम। ये वो पवित्र जगह होती है जहां 3 नदियां आकर मिलती हैं। सवाई माधोपुर के रामेश्वरम घाट पर चंबल, बनास और सीब नदियों का महासंगम होता है, जो धार्मिक और भौगोलिक दोनों ही नजरियों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चंबल और बनास के अलावा भी कई और छोटी बड़ी नदियां हैं जो इस पूरे सिस्टम को पूरा करती हैं। ये नदियां भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उन पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं। अगली नदी को समझने से पहले इस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, रुंडित नदी। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी नदी जो पहले तो किसी बड़ी नदी में जाकर मिलती थी, लेकिन अब वो रास्ते में ही सूख जाती है या कहीं गायब हो जाती है और अपनी मंजिल यानी मुख्य नदी तक नहीं पहुंच पाती। और बाणगंगा नदी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ये जयपुर की बैराट पहाड़ियों से निकलती तो है, लेकिन अब ये यमुना तक पहुंच ही नहीं पाती और रास्ते में ही खत्म हो जाती है। इसीलिए इसे रुंडित नदी कहा जाता है। एक और खास बात, प्रसिद्ध बैराट सभ्यता इसी नदी के किनारे फली फूली थी। अब बात करते हैं चंबल की 2 और महत्वपूर्ण सहायक नदियों की, जो दोनों ही मध्य प्रदेश से आती हैं। पहली है काली सिंध, जो झालावाड़ से राजस्थान में एंट्री लेती है, और दूसरी है पार्वती,
जो 12 जिले से प्रवेश करती है। याद रखने वाली बात यह है कि ये कहाँ से राजस्थान में घुसती हैं और कहाँ चंबल से मिलती हैं। ये अक्सर मैच द कॉलम वाले सवालों में आ जाता है। इस स्लाइड पर कुछ और जरूरी नदियों की जानकारी है जिनसे एकदम सीधे सीधे सवाल बनते हैं। ध्यान दीजिए, बेड़च नदी, जो पहले आयड़ कहलाती है, उदय सागर झील के बाद अपना नाम बदल लेती है। गंभीरी नदी के संगम पर राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ का किला खड़ा है। कुठारी नदी के किनारे प्राचीन बागोर सभ्यता बसी थी और खारी नदी टोक में बनास से मिल जाती है। यहाँ लिखा हर एक फैक्ट अपने आप में एक सवाल है। और अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारा फाइनल रिवीजन। यहाँ हम उन फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जिन्हें इस पूरे टॉपिक से हर हाल में याद रखना ही रखना है। ये वो पॉइंट्स हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे जरूरी 3 बातें क्या हैं? पहली, राजस्थान में सबसे ज्यादा सतही जल यानी सरफेस वाटर चंबल नदी में है। दूसरी, चंबल नदी अपने अवनाले का अपर्दन या गली इरोजन के लिए जानी जाती है, जिससे बीहड़ बन जाते हैं। और तीसरी बात, रामेश्वरम का त्रिवेणी संगम इस पूरे सिस्टम का सबसे मशहूर संगम है। इन 3 पॉइंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल है कि कैसे सिर्फ एक 12मासी नदी चंबल राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश के भूगोल को, उसकी अर्थव्यवस्था को और उसके इतिहास को इतना गहरा आकार देती है। यह सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता को पालने वाली जीवन रेखा है। उम्मीद है राजस्थान के इस महत्वपूर्ण नदी तंत्र को समझने में काफी मदद मिली होगी। अब अगला विश्लेषण किस विषय पर चाहते हैं, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर अब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना हो। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।